सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस है। तो एडिशन इसका इंपॉर्टेंट है काफी, 26th एडिशन है ये, इसको याद रखना आप सभी। और ये जो वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस है, इंडिया भी इसका पार्ट है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ सकता है 4 से 5 इंटरनेशनल इवेंट्स देके कि क्या इंडिया इनका पार्ट है या नहीं है। तो आपको बताना होगा कि इंडिया किसका पार्ट नहीं है। तो ऐसे में यू शुड रिमेम्बर कि वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का पार्ट इंडिया भी है। हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। सो आज हम फिनिश करेंगे इंटरनेशनल का कंप्लीट अप्रैल 3rd and 4th वीक अप्रैल का। तो आप ये चीज ध्यान रखो, इसमें कंफ्यूजन काफी बच्चों को हो जाती है कि अभी हम कौन सा कर रहे हैं वीक। तो अप्रैल का 3rd and 4th वीक हम कंबाइंड कर रहे हैं। और इस लेक्चर में जो भी न्यूज रहेगी वो कंप्लीट इंटरनेशनल की रहेगी 3rd and 4th वीक की। तो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर यहाँ पर। अब यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी, तो इन न्यूज को समझने के बाद आपको इनको याद करना है। और इन सभी लेक्चर्स की जो पीपीटी होगी और नोट्स की फॉर्म में जो पीडीएफ होगी, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों पर मिल जाएगी। तो दोनों का नाम टेलीग्राम में सर्च करके आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पर डिस्कशन भी होता है और आप मेरे से डाउट्स भी पूछ सकते हैं अपने। तो @RightApproachBanking, @RightApproach_Banking ये ग्रुप है। और @RightApproach_YouTube ये चैनल है। तो दोनों को ज्वाइन कर लेना। और जितने भी नोट्स पीडीएफ होगी हर एक लेक्चर की, और वीकली नोट्स पीडीएफ भी प्रोवाइड होती है, वीकली नोट्स पीडीएफ। तो जितने भी लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं अभी तक कंप्लीट, उन सभी की वीकली पीडीएफ दी जा चुकी है। आप उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, और प्रिंट आउट निकाल के उसको आप लर्न करना शुरू करना, और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी करना। अभी हमारा 3 से 4 लेक्चर्स में अप्रैल 3rd and 4th वीक कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद इसकी जो वीकली पीडीएफ रहेगी 3rd and 4th वीक की, 3rd + 4th वीक की जो पीडीएफ रहेगी, नोट्स पीडीएफ इसलिए है क्योंकि वो नोट्स की फॉर्म में है, तो आपको नोट्स नहीं बनाने, इस चीज का ध्यान रखो। अपना टाइम खराब नहीं करना नोट्स बनाने में, ऑलरेडी बहुत टाइम लगाया जा रहा है उस पीडीएफ को नोट्स की शेप देने में आप सभी के लिए। बस आप उसको डाउनलोड करो, उसका प्रिंट आउट निकलवाओ और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। इतना सा कर लो, आप टॉप कर दोगे करंट अफेयर्स में। ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। और यहाँ पर आपको मंथली पीडीएफ भी सेंड की जाएगी, मंथली पीडीएफ भी सेंड की जाएगी आपको, नोट्स पीडीएफ। ये इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दी जा रही है ताकि आपको पता रहे कि आपको नोट्स नहीं बनाने, और आपको डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप और चैनल से वीकली पीडीएफ या फिर मंथली पीडीएफ अप्रैल मंथ की डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकालना है, और उसी को आपको यूज करना है। तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी, काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। तो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो यहाँ पर हमारी फर्स्ट न्यूज शुरू होती है। अब यहाँ पर 26th एडिशन था वर्ल्ड इकोनॉमिक कांग्रेस का। सो 26th एडिशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक कांग्रेस। अब यहाँ पर ये जो इवेंट हुआ है, ये बेसिकली एनर्जी सोसाइटीज के जो रोल है उसके बारे में डिस्कशन होगा। और साथ ही साथ में जो ग्लोबल एनर्जी है कि क्या क्या चेंजेस उसमें किए जाने चाहिए, उसके रिगार्डिंग कंप्लीटली ये कांग्रेस की जाएगी। तो आप ध्यान रखो कि 26th एडिशन था, एडिशन इंपॉर्टेंट है। अब कहाँ हुआ है, क्यों हुआ है, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम कंप्लीट न्यूज में देखते हैं। सो यहाँ पर ये न्यूज हमारी शुरू होती है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक कांग्रेस जिसका 26th एडिशन था, इसको होस्ट किया था वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल ने। किसने होस्ट किया था? वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल, इसको याद रखो। और ये हुआ था रोटरडैम, नीदरलैंड के अंदर। तो नीदरलैंड इसका नाम याद रखो कहाँ पर हुआ था, और नीदरलैंड में कहाँ पर हुआ था? रोटरडैम, ये भी याद रखना है। और इसमें जो इवेंट हुआ है, इसमें ये जो रोल है ऑफ कनेक्टेड एनर्जी सोसाइटीज इन ड्राइविंग फॉरवर्ड एनर्जी ट्रांजिशन इन द वर्ल्ड, यानी कि जो भी एनर्जी सोसाइटीज है कि क्या क्या उसके इम्प्लीमेंटेशन किए जाने चाहिए, क्या उसमें चेंज किया जाना चाहिए, उसके रिगार्डिंग कंप्लीटली डिस्कशन होगा।
अब यहाँ पर राउंड अबाउट लगभग 5000 डेलीगेट्स थे जिन्होंने ये अटेंड किया था कांग्रेस जो इवेंट था। इंडिया इसका पार्ट है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, इंडिया इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस स्कीम। और इंडिया को रिप्रेजेंट किया था प्रदीप कुमार दास ने। प्रदीप कुमार दास नाम याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक कांग्रेस में जो भी हुआ था रोटरडैम नेदरलैंड में 26th एडिशन, एंड उसको होस्ट किया था वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल ने, तो उसको इंडिया की साइड से किसने रिप्रेजेंट किया था? तो प्रदीप कुमार दास ने रिप्रेजेंट किया था, जो कि चेयरमैन एंड एमडी है। चेयरमैन एंड एमडी है। सी एम डी मतलब होता है, सी से होता है चेयरमैन और एमडी से होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर, राइट। तो जो हमारे प्रदीप कुमार दास जी हैं, ये इरिडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनके चेयरमैन एंड एमडी है। कौन है? प्रदीप पी के दास। या तो पी के दास याद रखो या फिर प्रदीप कुमार दास, आपको नाम याद रखना है। अब चलते हैं अगली स्लाइड में। ओके, सो यहाँ पर देखो, इंडिया प्रपोज्ड अलोकेटिंग 4 to 5%। अब ये 4 to 5% ध्यान में रखना है। 4 to 5% ऑफ डोमेस्टिक पेंशन, या तो डोमेस्टिक पेंशन का 4 से 5%, या फिर इंश्योरेंस फंड्स एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का 4 से 5%। किस चीज के लिए? रिन्यूएबल एनर्जी बॉन्ड्स के लिए। तो इंडिया ने एक प्रपोजल किया है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक कांग्रेस हुई है अभी रोटरडैम नेदरलैंड के अंदर, कि 4 से 5% का जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, या तो डोमेस्टिक पेंशन का या फिर इंश्योरेंस फंड्स का, वो हम निकाल सकते हैं, अलोकेट कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी बॉन्ड्स के लिए। ये चीज याद रखो। अब इंडिया की रैंक क्या है ग्लोबल लेवल पे? तो इंडिया की 4th रैंक है। तो रैंक याद रखो, इंडिया इज ऑन 4th रैंक ग्लोबली। किस चीज में? रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन के अंदर, क्योंकि हर एक कंट्री काम कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, तो इंडिया भी काम कर रहा है। तो ऐसे में इंडिया कौन सी रैंक पे आता है, यानी कि कितना ज्यादा काम कर रहा है ग्लोबली वर्ल्ड लेवल पे? तो 4th टॉप नंबर पे इंडिया है, 4th टॉप नंबर पे। इंडिया से ऊपर 3 और कंट्री है, हमको नहीं पता अभी वो कौन है, लेकिन इंडिया 4th रैंक पे आता है। ये भी रैंक आपको याद रखनी है। इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट, ये भी याद रखो, 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। अब इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक इंडिया को 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी अचीव करनी है। साथ ही साथ में नेट जीरो एमिशन का जो टारगेट है 2070 तक अचीव करना है। तो दोनों टारगेट्स को याद रखो, एग्जाम में पूछ सकता है। तो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी 500 गीगावाट का 2030 तक है, और नेट जीरो एमिशन 2070 तक हमारा अचीव किया जाना चाहिए, इंडिया का टारगेट है। इंडिया ने 2 स्कीम हाईलाइट की है वर्ल्ड इकोनॉमिक कांग्रेस में अभी हाल फिलहाल में, जो अभी हुआ था। तो वो स्कीम है एक मिशन लाइफ करके, जो कि हमारे पीएम मोदी जी ने लॉन्च की थी। और लाइफ की फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। तो मिशन लाइफ ये याद रखना, और पीएम कुसुम ये भी याद रखना। कुसुम की फुल फॉर्म क्या है? किसान ऊर्जा सुरक्षा, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। तो ये फुल फॉर्म याद रखना। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, अब ये मैंने यहाँ पर क्यों डाली है ये स्टेटमेंट, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि अभी जो 26th वर्ल्ड इकोनॉमिक कांग्रेस हुई थी नेदरलैंड में, जो कि इंडिया उसका पार्ट है, तो इंडिया ने कौन सी स्कीम हाईलाइट की थी? आपको 3 4 ऑप्शन दे देगा या 5 ऑप्शन दे देगा। अब बताओ, ओनली 1 और 2 या ओनली 1 3 5? ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि 2 स्कीम ऐसी थी जो इंडिया ने हाईलाइट की है, मिशन लाइफ और पीएम कुसुम, इन दोनों का नाम याद रखना। अब हम चलते हैं आगे। तो देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अब यहाँ पर इसी वर्ल्ड इकोनॉमिक कांग्रेस में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है इफ कैप। ये नाम याद रखना, पूछ सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक कांग्रेस में इफ कैप किसने इंट्रोड्यूस किया था? अब इफ कैप है क्या? इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी, याद रखो, इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड पैसिफिक। यानी कि नए नए इनोवेशंस जो कि क्लाइमेट के रिगार्डिंग हो रहे हैं, उनको कैसे कैसे फाइनेंस करना है एशिया एंड पैसिफिक में, उसके रिगार्डिंग ये
इंट्रोडक्शन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इफकैप, ये याद रखना। और ये ग्रांट और फंड्स फॉर क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स, वही चीजें जो आपको मैंने बताया कि जो भी क्लाइमेट के रिगार्डिंग इनोवेशंस किए जाएंगे उसमें ये फंड प्रोवाइड करेगा, फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ में इन्होंने एक और चीज लॉन्च की है, IFFED, IFFED, ये क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस फैसिलिटी फॉर एजुकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये आपको दोनों याद रखनी है, इफकैप और IFFED, इनकी फुल फॉर्म भी याद रखो और इनका एब्रीविएशन भी याद रखो कि किसने लॉन्च किया है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इफकैप भी लॉन्च किया है और IFFED भी लॉन्च किया है, जो कि एजुकेशन का है, IFFED। और इसमें जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो $2 बिलियन का, कितने का, $2 बिलियन का एजुकेशन लोन प्रोवाइड करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, याद रखो। कितना अमाउंट है, $2 बिलियन, $2 बिलियन एजुकेशन लोन्स के लिए। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है ऐसे में कि ये जो IFFED एडीबी ने लॉन्च किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक कांग्रेस में, इसमें कितना अमाउंट सेक्शन किया है फॉर एजुकेशन लोन। या फिर ये पूछ सकता है कि किसने लॉन्च किया है। या फिर ये पूछ सकता है कि ये जो $2 बिलियन का अमाउंट है वो किस सेगमेंट के लिए इंट्रोड्यूस किया है, लॉन्च किया है एडीबी ने, तो वो एजुकेशन लोन्स के रिगार्डिंग है, याद रखो। अब इसी न्यूज की लास्ट स्लाइड है। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कमिटमेंट दी है फॉर अ प्रोस्पेरस एंड सस्टेनेबल एशिया पैसिफिक थ्रू स्ट्रेटेजी 2030, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक 2030 स्ट्रेटेजी है जिसमें 7 प्रायोरिटी पे काम किया जाएगा। कौन कौन सी प्रायोरिटी है, अभी अभी आपको याद नहीं रखनी कौन कौन सी प्रायोरिटी है, आपको बस याद ये रखनी है कि एडीबी ने जो ये सस्टेनेबल एशिया पैसिफिक का टारगेट लिया है 2030 तक का, उसमें कितनी प्रायोरिटी है, तो 7 प्रायोरिटीज है, 7 याद रखो। अब ये जो देखो 26th जो हमने अभी न्यूज पढ़ी थी वर्ल्ड इकोनॉमिक कांग्रेस की 26th वाली, वो हुई थी कहां पर, रोटरडैम, नेदरलैंड में, रोटरडैम नेदरलैंड में। और जो 27th अभी होगी नेक्स्ट वाली 2026 में होगी ये, तो 2 साल बाद होगी, याद रखना, 2 years बाद होगी, 2 years लेटर। ये कहां पर होगी, रियाद, सऊदी अरब। तो रियाद सऊदी अरब में 27th एडिशन होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक कांग्रेस का। सेक्रेटरी जनरल और सीईओ कौन है, तो वो है हमारे एंजेला विल्किंसन। तो एंजेला विल्किंसन जी जो है वो हमारे WEC यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल एंड सीईओ है, राइट, ये भी याद रखना। अब उसके बाद हम चलते हैं अगली न्यूज पे। यहाँ पर इंडियन नेवी और यूके ने पार्टनरशिप की है, इंडियन नेवी और यूके, यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने पार्टनरशिप की है जिसमें ये मैरीटाइम एक्सरसाइज करेंगे, राइट। अब इसके अंदर ये जो मैरीटाइम एक्सरसाइज होगी इसमें INS शाहयाद्री जो कि इंडिया का स्टील्थ फ्रिगेट है। स्टील्थ फ्रिगेट क्या होता है, एक ऐसा, हम क्रूज कह सकते हैं एक तरीके से, ऐसी शिप जो कि सिक्रेटिवली काम करती है और रडार में नहीं आती जल्दी से, तो वो होती है स्टील्थ फ्रिगेट। तो इंडिया के पास एट प्रेजेंट 3 स्टील्थ फ्रिगेट है जो कि प्रोजेक्ट 17 क्लास सीरीज में आई थी। वो कौन कौन सी है, तो प्रोजेक्ट 17 याद रखना, तो प्रोजेक्ट 17 सीरीज है और 3 स्टील्थ फ्रिगेट है इंडिया के पास। एक है INS शिवालिक, दूसरा है INS सतपुरा और तीसरा है INS शाहयाद्री। तो ये जो INS शाहयाद्री है ये इंडिया पार्टिसिपेट करेगा मैरीटाइम एक्सरसाइज में यूके के साथ। तो ये थी कंप्लीट न्यूज इसकी। अब बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आपसे पूछ सकता है कि अभी जो इंडिया ने यूके के साथ मैरीटाइम एक्सरसाइज की थी टू इम्प्रूव इंटरऑपरेबिलिटी, यानी कि इंफॉर्मेशन वगैरह का यूसेज कैसे करना है, कैसे एक्सेस करना है, तो उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टील्थ फ्रिगेट इंडिया ने वहां पर पार्टिसिपेट किया था उस एक एक्सरसाइज में, तो वो था INS शाहयाद्री। अब हम चलते हैं अगली न्यूज पे। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो हमारा जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसको हम दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोल लो या फिर आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोल लो, दोनों सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है।
तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है, उनकी जो रैंक है वो 10th रैंक सिक्योर की है। किस चीज में? पैसेंजर ट्रैफिक के अंदर। अभी एक कैटेगरी होती है पैसेंजर ट्रैफिक। अभी एक रिपोर्ट रिलीज की है जो कि स्काई ट्रैक्स की है, तो हम आगे न्यूज में देखेंगे। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली में 72.2 मिलियन पैसेंजर्स ने फ्लाई किया था। इनको हम फ्लायर्स भी बोलते हैं। तो 72.2 मिलियन फ्लायर्स ने 2023 में आईजीआई एयरपोर्ट से फ्लाई किया था। अब यहाँ पर ये 10th रैंक सिक्योर करता है। अब हम चलते हैं इसकी पूरी न्यूज पे। तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, ओके, तो ये स्काई ट्रैक्स की रिपोर्ट नहीं है, सॉरी, ये एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। ठीक है, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल इनकी रिपोर्ट है, जिन्होंने बोला है कि टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में वर्ल्ड वाइड आईजीआई एयरपोर्ट जो दिल्ली का है, उन्होंने 10th रैंक सिक्योर की है, 10th स्पॉट पैसेंजर कैटेगरी में। अब ऑब्वियसली बात है, बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स की बात हो रही है तो पैसेंजर्स ही होंगे जिनके चलते आपका एयरपोर्ट बिजी रहेगा। तो इन्होंने 7.22 करोड़ पैसेंजर यानी कि 72.2 मिलियन यानी कि 72.2 मिलियन, अब आपसे मिलियन में पूछे या आपसे करोड़ से पूछे आप बता देना। तो 7.22 करोड़ पैसेंजर्स ने ट्रेवल किया है, और 2022 में ये 9th रैंक पे था, यानी कि इस बार 10th रैंक पे आ चुके हैं, राइट। अब हम देखेंगे कि पैसेंजर वाइज कौन सा एयरपोर्ट टॉप रैंक पे है जो कि बिजिएस्ट एयरपोर्ट की कैटेगरी में आता है। तो हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट, याद रखना, हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट जो कि यूएसए का है, ये फर्स्ट रैंक पे है। दुबई एयरपोर्ट जो कि यूएई का है, ये सेकंड रैंक पे है। और डेलस और फोर्ट वर्थ, हम इसको दोनों नाम से बोल सकते हैं, ये यूएसए का है, अगेन ये थर्ड रैंक पे है। तो याद रखना, हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट यूएसए का फर्स्ट रैंक पे है, दुबई का सेकंड रैंक पे है, और डेलस एंड फोर्ट वर्थ जो एयरपोर्ट है वो थर्ड रैंक पे है। इंडिया का आईजीआई 10th रैंक पे है। साथ ही साथ में जो हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट है, वो वर्ल्ड्स का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, ये तो आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया आपको, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और उसके अलावा अब हम चलते हैं पैसेंजर्स पे। ठीक है, तो पैसेंजर्स की कैटेगरी में कौन कौन से एयरपोर्ट है वो हम देख लेते हैं। फाइन, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स था, जिसमें आईजीआई ने 10th पैसेंजर कैटेगरी में, आ, ठीक है, और पैसेंजर्स में साथ साथ हर्ट्सफील्ड ने भी। आपको मैंने इतना समझा दिया है, कोई कंफ्यूजन अगर रही हो तो मेरे से कमेंट में पूछ लेना आप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। और ये तो आपको मैंने बता ही दिया, हर्ट्सफील्ड जैक्सन जो कि फर्स्ट रैंक पे है पैसेंजर्स में, वही न्यूज़ है सेम। दुबई सेकंड पे है और ये थर्ड पे है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब हम बात करते हैं कार्गो, एयर कार्गो वॉल्यूम्स की। किसकी? एयर कार्गो वॉल्यूम्स। उसमें कौन सा एयरपोर्ट टॉप पे है? तो हांगकांग एयरपोर्ट उसमें टॉप पर है। और जो हमारे एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ, ये हमारा था ये वाला, सो हमारा एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के जो डीजी है वो है लुइस फिलिप दे ओलिवियरा। तो नाम याद रखना इनका, लुइस फिलिप है जो। और एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और इसमें 757 मेंबर्स है और 191 कंट्रीज है। तो 757 मेंबर्स और 191 कंट्रीज, ये दोनों याद रखना। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं अगली न्यूज पे। एक न्यूज थी जो कि एयरपोर्ट के रिगार्डिंग ही थी, वो देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये देख लेते हैं। अभी हमने जो न्यूज रीड की थी वो की थी एयरपोर्ट काउंसिल्स इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट थी, जिसमें बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स के बारे में था। अब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट, इनके जो अवार्ड दिए जाते हैं ना, ये हमारी दूसरी न्यूज है। तो ये स्काई ट्रैक्स है, एक स्काई ट्रैक्स कंपनी है, ये हमेशा अवार्ड्स देती है वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट। और भी काफी कैटेगरी होती है, तो वो कौन कौन सी कैटेगरी है वो हम देखते हैं। अब इस कैटेगरी के अंदर जो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है,
हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड दिया गया है 2024 का। वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि वर्ल्ड का बेस्ट 2024 का अवार्ड कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है, तो हमद याद रखना। अब चलते हैं न्यूज पे कंप्लीट। तो स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स, नाम याद रखना किसने अवार्ड्स दिए है, स्काई ट्रैक्स ने अवार्ड दिए हैं। तो वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड जो दिया है वो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दिया है, जो कि हमारे कतर में सिचुएटेड है। तो कतर का एयरपोर्ट है हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, याद रखना। फर्स्ट रैंक पे है वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट में। सेकंड भी याद रखो, सिंगापुर एयरपोर्ट है। थर्ड पे इंशियाओ एयरपोर्ट है साउथ कोरिया का। इंशियाओ बोल लो या फिर इंचियाओ बोल लो, कैसे भी याद कर लो, जो साउथ कोरिया का है। और सिंगापुर एयरपोर्ट तो सिंगापुर का ही रहेगा। तो फर्स्ट हमारा आ गया हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कतर का है। सेकंड पे सिंगापुर। थर्ड पे इंचियाओ एयरपोर्ट जो कि साउथ कोरिया का है। फोर्थ पे टोक्यो हानेडा, ये भी, और नरिटा। तो फोर्थ और फिफ्थ पे जापान के एयरपोर्ट है वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट की कैटेगरी के अंदर। फोर्थ पे कौन सा है, टोक्यो हानेडा। फिफ्थ पे है टोक्यो नरिटा। अब आप ऐसे याद रख लो, अल्फाबेटिकल याद रख लो कि एन से पहले एच आता है, तो टोक्यो हानेडा यानी कि एच फॉर हानेडा, और टोक्यो नरिटा एन फॉर नरिटा। तो फोर्थ और फिफ्थ रैंक इसको दी गई है। तो फर्स्ट पे हमारा आ गया हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कतर का है। सेकंड पे सिंगापुर। थर्ड पे इंचियाओ एयरपोर्ट जो कि साउथ कोरिया का है। फोर्थ पे टोक्यो हानेडा एंड फिफ्थ पे टोक्यो नरिटा। तो ये आपको याद रखने हैं टॉप 5, इनमें से पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। अब साथ ही साथ में जो सिंगापुर एयरपोर्ट है हमारा, उसको वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट इमिग्रेशन सर्विस का भी अवार्ड दिया गया है, ये भी याद रखो। स्काई ट्रैक्स की रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट होती है एयरपोर्ट के रिगार्डिंग। तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको वो सारी चीजें याद रखनी है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो सिंगापुर एयरपोर्ट सेकंड रैंक पर तो है ही है वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट की कैटेगरी के अंदर। साथ ही साथ में एयरपोर्ट इमिग्रेशन सर्विस का भी अवार्ड मिला है। और इंचियाओ एयरपोर्ट जो कि साउथ कोरिया का है, जो कि थर्ड रैंक पे है वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट की कैटेगरी के अंदर, उनको फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट का अवार्ड भी मिला है, ये याद रखो। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। टोक्यो हानेडा जो कि वर्ल्ड का फोर्थ हमारा बेस्ट एयरपोर्ट है, उसको वर्ल्ड और एशिया का क्लीनेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड भी दिया है। तो पूछ सकता है वर्ल्ड और एशिया का क्लीनेस्ट एयरपोर्ट की अवार्ड किसको दिया गया है, तो टोक्यो हानेडा, एच फॉर हानेडा, इसको याद रखना। और टोक्यो नरिटा जो कि हमारा वर्ल्ड का पांचवा बेस्ट एयरपोर्ट है, उसको बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ सर्विस का भी अवार्ड दिया गया है। अब ये सारी कैटेगरी आपको याद होनी चाहिए, बार बार रिवीजन करना, याद करना जरूरी है। एक एयरपोर्ट है जो कि जापान का ही है, तो वो है शुबु सेंट्रायर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो शुबु सेंट्रायर, ये याद रखना, शुबु सेंट्रायर जो कि जापान का है, उसको वर्ल्ड का बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है लगातार 10वीं बार। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, लगातार 10th टाइम वर्ल्ड का बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट शुबु सेंट्रायर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जापान का है। अब जो हमारा हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट था जो कि हमारा वर्ल्ड का फर्स्ट रैंक पे था, टॉप पे था, उसको एक और अवार्ड दिया है वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट शॉपिंग, ये याद रखो। तो वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट शॉपिंग जो कि हमारा हमद एयरपोर्ट है कतर का, उसको अवार्ड दिया गया है। तो वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट भी अवार्ड दिया है इसको। और वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट शॉपिंग, एयरपोर्ट शॉपिंग वो होती है कि एयरपोर्ट पे जो मॉल्स वगैरह होते हैं वहां पर जो शॉपिंग होती है उसके रिगार्डिंग ये अवार्ड होता है। अब इंडिया की बात करते हैं, अभी हमने बात की वर्ल्ड के बारे में, अब हम बात करते हैं इंडिया के बारे में। तो कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर सिचुएटेड है ये आप मुझे बताना। साउथ की कंट्री में है कोई, मैं आपको इतना आइडिया दे देता हूँ। तो कमेंट में मुझे बताना कि कौन से स्टेट से बिलोंग करता है कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसको बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है, बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है। और वर्ल्ड बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट था शुबु सेंट्रायर जो कि जापान का था। और इंडिया कौन सा है बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट, कैंपेगोड़ा। तो इसको इंडिया और साउथ एशिया का बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है। और वर्ल्ड रैंकिंग में 59th रैंक पे है। तो ये नया रैंक भी याद रखना कि कैंपेगोड़ा एयरपोर्ट की रैंक वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट में 59th रैंक पे है।
और टोटल 570 एयरपोर्ट्स की रैंकिंग की गई है। कितनी? 570 एयरपोर्ट्स की रैंकिंग दी गई है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आपसे पूछ सकता है कि कितने एयरपोर्ट्स की रैंकिंग में से है। अगर वहां पर आपको दे देगा 1000 तो वो रॉन्ग हो जाएगा, तो 570 एयरपोर्ट्स आपको याद रखना है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं, उसको इंडिया और साउथ एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। और इसने एशिया और हाँ और साथ में इसने वर्ल्ड में 36th रैंक हासिल की है। वर्ल्ड में 36th इंटरनेशनल या वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट हम कह सकते हैं आईजे एयरपोर्ट को। अब ये हमारी इतनी सी न्यूज थी, बस बाकी इसमें कुछ था नहीं है सच। बाकी इंडिया के और कौन कौन से एयरपोर्ट थे जो कि आ, कुछ ऐसे थे एयरपोर्ट स्टाफ वगैरह कैटेगरी में, तो वो मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं। और एयरपोर्ट सर्विस और ये सब, तो बस जो इंपॉर्टेंट था वो आपको मैंने बता दिया। बाकी जो कुछ इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको नोट्स के पीडीएफ में दे दी जाएगी, वहां से आप उसको याद कर लेना। तो जो इंपॉर्टेंट है आपको वो मैंने सब कुछ बता दिया। अब हम चलते हैं हमारी अगली न्यूज पे। तो हमारी अगली न्यूज थी एयरपोर्ट्स के बाद, हमने एयरपोर्ट्स के दोनों न्यूज को फिनिश कर लिया है। अब हम चलते हैं अगली न्यूज पे। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट है, इन्होंने ये एस्टिमेशन किया है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1.4 बिलियन चले जाएगी। यानी कि 24% के जो हमारे पॉपुलेशन रहेगी, उनकी जो एज रहेगी वो 0 से लेकर 14 ईयर्स की एज में रहेगी। और भी बाकी इंफॉर्मेशन है वो हम देखते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 1.4 बिलियन एस्टिमेट किया गया है। कब तक एस्टिमेट किया गया है और कौन सा इंटरनेशनल विंग है यूएन का, यूएनएफपीए, हम देखते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, इंटरवोवन लीव्स थ्रेड्स ऑफ होप, एंडिंग इनक्वालिटीज इन सेक्सुअल एंड प्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। तो ये रिपोर्ट रिलीज की है यूएनएफपीए ने। और इस रिपोर्ट में यूएन ने बताया है यूएनएफपीए ने बताया है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो डबल हो जाएगी इन 77 ईयर्स। अब जैसे मान लो कि अभी के टाइम पे 140 करोड़ है, तो 280 करोड़ आप मान सकते हो, 280 करोड़ आप मान सकते हो। या फिर अभी अगर अभी के टाइम पे 144 बिलियन है, जो कि इसने डेटा रिप्रेजेंट किया है, तो 2.88 बिलियन आपकी पॉपुलेशन हो जाएगी 77 ईयर्स के अंदर, ऐसा अनुमान है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का। तो याद रखना यूएनएफपीए का है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, पॉपुलेशन। तो एट प्रेजेंट जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 1.44 बिलियन है, जो कि टॉप पोजीशन है, यानी कि फर्स्ट रैंक पे आता है इंडिया पॉपुलेशन के मायने में। और चाइना हमारा सेकंड रैंक पे आता है, चाइना हमारा सेकंड रैंक पे आता है, ये आपको याद रखना है। इंडिया के पास 7% ऐसी पॉपुलेशन है जिनकी एज, अब 7% जैसे कि आप ऐसे मान सकते हो कि जैसे सपोज करो कि इंडिया की पॉपुलेशन 100 है, तो 100 में से 7 पॉपुलेशन ऐसी है जिनकी एज 65 या उनसे ऊपर है, ऐसे आपको याद रखना है। और 68% यानी कि 100 में से 68 ऐसे हैं जिनकी एज 15 से 64 ईयर्स तक की एज में है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट डेटा है, 7% वाला और 68% वाला। उसके बाद 24% यानी कि 100 में से 24 आपके ऐसे लोग हैं जिनकी एज 0 से लेकर 14 ईयर्स की बिटवीन आती है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो 0 to 14 आपका, अब मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, एक मिनट रुको, आपके लिए एक प्यारी सी क्लीन स्लाइड लेते हैं। तो 28% जो रहेगा वो 0 से 14 ईयर की एज में रहेगा। 68% जो रहेगा वो 15 से लेकर 64 ईयर्स की रहेगा। और जो 7% रहेगा वो 65 और 65 से प्लस के कैटेगरी में रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है, इसको लिख लेना नोट्स की पीडीएफ में साइड में ही। तो 28% 0-14 हो गया, 68% 15 64 और 7% 65 और उससे ऊपर। सो साथ ही साथ में 20, ओके, अब यहाँ पर एक डेटा और है कि इंडिया की जो चाइल्ड मैरिज परसेंटेज है, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। तो इंडिया का जो चाइल्ड मैरिज परसेंटेज है
18 साल तक की एज में, यानी कि 18 साल से नीचे के जो हमारे बच्चे हैं वो आते हैं उस कैटेगरी में जो चाइल्ड मैरिज की कैटेगरी होती है। तो जो लोग 18 साल से नीचे के हैं और चाइल्ड मैरिज परसेंटेज में आते हैं, उनकी जो चाइल्ड मैरिज परसेंटेज है वो कितनी रही है। तो 2006 से लेकर 2023 तक का डेटा है, जिसमें 23% ये परसेंटेज रहा है, 23% का। इसको भी याद रखो। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यूएनएफपीए, 640 डिस्ट्रिक्ट्स भारत में ऐसे हैं जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव किया है। ठीक है। और जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है, उसको रिड्यूस करके ला दिया है बिलो 70 पर 1 लाख लाइव्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो 1 लाख वीमेन है, 1 लाख वीमेन है, तो 640 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है। कितने? 640 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिसमें अब जो जो डेथ होती है एक वीमेन की बच्चे को जन्म देते टाइम, वो रिड्यूस होके 70 के नीचे आ गई है। ये आपको डेटा याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो कितना पेन एक वीमेन को सहना पड़ता है जिंदगी भर, उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। जगह जगह पे, हर जगह पे, तो रिस्पेक्ट वीमेन ऑलवेज। तो आपको याद रखना है ये डेटा कि 1 लाख वीमेन पे 70 से नीचे डेटा आ चुका है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो का 640 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। लेकिन अरुणाचल प्रदेश हमारा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, जो कि 7 सिस्टर्स की कैटेगरी में आता है, तो अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है तिरप। तो तिरप डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उसमें सबसे हाईएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है, सबसे हाईएस्ट है। कितना है आप देख के चौंक जाओगे, 1671। कितना? 1671 डेथ होती है विमेन की बच्चे को जन्म देते टाइम। कितने पे? 1 लाख विमेन पे, 1 लाख लाइफ्स पे। इतना ज्यादा वहां पर हाईएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है। तो ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड साथ में एक डेटा और है जो काफी मतलब पेनफुल है। 800 विमेन, 800 विमेन मतलब आप अंदाजा लगाओ, 800 विमेन डेली इनकी डेथ होती है ड्यूरिंग गिविंग बर्थ। बच्चे को जन्म देते टाइम 800 वीमेन डेली बेसिस पे अपनी जान गंवा देती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऑलवेज रिस्पेक्ट वीमेन। इनका पेन जो होता है ना, इनका जो सेक्रीफाइस होता है, उनका 5% भी आप नहीं कर पाओगे, ये प्रॉमिस है मेरा। और आपको तो पता ही है, पूरा घर संभालना, बच्चे संभालना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और गर्ल्स जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही है, उनके लिए भी बहुत टफ रहता है घर का काम मैनेज करना, और काफी सारी चीजें हैं। सो दैट इज व्हाई आई कीप सेइंग कि रिस्पेक्ट वीमेन ऑलवेज, हमेशा। अभी जो डेटा है जिसमें 800 वीमेन डेली बर्थ देते टाइम अपनी जान गंवा देती है, ये 2016 से सेम है, अभी तक चेंज नहीं हुआ। यानी कि 8 साल होने को है, 8 इयर्स होने को है, और अभी तक ये 800 डेथ वाला डेटा चेंज नहीं हुआ, ये अनचेंज्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यूएनएफपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ईडी है, वो है नतालिया कनेम। नतालिया कनेम हमारे ईडी है यूएनएफपीए के। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 1969। तो ये भी याद रखो आप। अब चलते हैं अगली न्यूज पे। अब ये टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हाईएस्ट मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी होती है। अब काफी शौक लगने वाला है यूपी के बच्चों को। तो अरुणाचल प्रदेश का जो तिरप डिस्ट्रिक्ट है, उसमें हमने अभी रीड किया था 1671 डेथ होती है ऑन 1 लाख लाइव्स पे। लखनऊ सेकंड रैंक पे आता है, काफी शॉकिंग है मेरे लिए भी। तो लखनऊ सेकंड रैंक पे आता है, 971 डेथ होती है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो 1 लाख लाइव्स पर।
तो ये दोनों तो इम्पोर्टेंट है, तो दोनों याद रखो। बाकी तीसरा भी देख लो। तो शुपियन एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 962 है। लेकिन ये जो तिरप वाला है ये तो टॉप इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, बट लखनऊ का भी काफी शॉकिंग है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना आप। तो अब चलते हैं हम अगली न्यूज पे। तो यूएनएचसीआर, यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, इन्होंने एक रिपोर्ट लॉन्च की है। और इनके अनुसार जो ओके, तो ये रिपोर्ट का नाम है यूएनएचसीआर क्लाइमेट रेजिलियंस फंड। और इनका टारगेट है कि 2025 तक $100 मिलियन इनको रेज करने हैं, कलेक्ट करने हैं। तो बेसिकली इनका टारगेट है, ये कोई रिपोर्ट नहीं है, एक टारगेट है जिसमें इनको क्लाइमेट रेजिलियंस फंड जनरेट करना है, कलेक्ट करना है, ताकि ये रिफ्यूजीज को प्रोटेक्शन दे सके, उनको प्रोटेक्ट कर सके। और जो डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज है उनको भी प्रोटेक्ट कर सके, किससे? क्लाइमेट चेंज से। तो ये ईयर कब तक है और कितना अमाउंट है वो याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। और इनके 4 ऑब्जेक्टिव है, वो कौन कौन से हैं? प्रोटेक्शन, सॉल्यूशन, रेजिलियंस एंड अडेप्टेशन। लेकिन अब आपको ये चारों याद नहीं रखने, ये चारों आपको याद नहीं रखने। ये बस ये याद रखो कि कौन से ईयर तक कितना अमाउंट रेज करने का टारगेट है यूएनएचसीआर का, यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज का। अब ये आपका डेटा था अगेन, क्लाइमेट रेजिलियंस फंड जो है वो $100 मिलियन का है 2025 तक। ठीक है। हाई कमिश्नर कौन है यूएनएचसीआर के? फिलिपो ग्रैंडी। तो फिलिपो ग्रैंडी हमारे हाई कमिश्नर है। हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। सो हमारे आगे अब नेक्स्ट न्यूज। तो अंक टैड, ये काफी एग्जाम में मतलब पूछ लेता है काफी अंक टैड के बारे में। तो अंक टैड की एक रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में उन्होंने बोला है कि जो इंडिया का सर्विस एक्सपोर्ट है, इंडिया का जो सर्विसेज एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है 11.4% से। कितने से? 11.4% से इंक्रीज हुआ है। और इंक्रीज होके कितना आ चुका है? तो अमाउंट में $345 बिलियन आ चुका है 2030 में, आफ्टर द इंक्रीजमेंट ऑफ 11.4%। 11.4%, याद रखना। अब चलते अगली इसकी पूरी डिटेल्ड न्यूज पे। तो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इन्होंने Q4 की रिपोर्ट रिलीज की है 2023 की। अब ये Q4 की है, 2023 की भी है। तो वैसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनती, लेकिन अभी अप्रैल के मंथ में इसको रिलीज किया गया है, अप्रैल के मंथ में इसको रिलीज किया गया है 2024 में। तो आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लरिकल के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखो। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का जो सर्विसेज एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज होके 11.4% से 11.4 या 5 कुछ भी कह लो आप, अप्रोक्सीमेटली 11.5 बोल सकते हो। वो कितना आ चुका है? $345 बिलियन आ चुका है 2023 में। चाइना टॉप पोजीशन में है सर्विसेज एक्सपोर्ट पे, और इंडिया की रैंक सेकंड पे है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया की रैंक सेकंड पे है। और यूएस, अब ये जो चाइना और इंडिया है ये एक तरह से डेवलपिंग कंट्री के अंदर आते हैं। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री में आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो डेवलपिंग कंट्री में इनकी रैंक टॉप पर है। अगर हम बात करें डेवलप्ड इकोनॉमीज की, तो यूएस से टॉप कंट्री है जो कि डेवलप्ड इकोनॉमीज में आता है। याद रखना दोनों अलग चीजें हैं। अगर एग्जाम में पूछता है कि सर्विसेज एक्सपोर्ट में डेवलप्ड कंट्री में कौन सी कंट्री टॉप पे है, तो यूएसए होगी। और डेवलपिंग में पूछता है कि डेवलपिंग कंट्री में कौन सी है, तो चाइना होगी। और इंडिया सेकंड पे है डेवलपिंग कंट्री में। अब डेवलप्ड कंट्री में यूएसए टॉप पे है सर्विसेज एक्सपोर्ट में, यूके सेकंड पे है और जर्मनी थर्ड पे है। तो इनको याद रखना, यूएसए फर्स्ट पे है, यूके सेकंड पे है और जर्मनी थर्ड रैंक पे आता है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। सो अमंग डेवलपिंग कंट्री, अगर हम डेवलपिंग कंट्री की बात करें, विकासशील देश जो है उसमें चाइना फर्स्ट रैंक पे है, इंडिया सेकंड पे है, सिंगापुर थर्ड पे आता है और तुर्की फोर्थ रैंक पे आता है।
हांगकांग 5th रैंक पे आता है। तो इनको याद रखो, टॉप 3 तो इंपॉर्टेंट है ही, इनको तो याद रखना ही रखना, चाइना, इंडिया और सिंगापुर। और साथ ही साथ में यूएस, जो हमारा यूएसए है, उन्होंने सर्विसेज एक्सपोर्ट में तो टॉप किया ही किया है, और इन्होंने सर्विसेज इंपोर्ट्स में भी टॉप किया है यूएसए ने। और इंडिया की जो रैंक है सर्विसेज इंपोर्ट्स में, वो डिक्लाइन हुई है, कितने से? 0.4% से। और 0.4% से डिक्लाइन होकर कितनी आ चुकी है टोटल? $248 बिलियन। कितनी? $248 बिलियन। और इंडिया की रैंक कितनी थी सर्विसेज एक्सपोर्ट में इंक्रीज होके? जो अमाउंट था वो $345 बिलियन का था। तो इंडिया का 11.5% से इंक्रीज होके सर्विसेज एक्सपोर्ट में $345 बिलियन हो चुका है। और सर्विसेज इंपोर्ट में 0.4% से रिड्यूस होके $248 बिलियन हो चुका है। तो याद रखना 11.4 या 5, 11.4 बोल लो, उससे 345 ये एक्सपोर्ट का है, और 0.4 से डिक्रीज होके $248 बिलियन, ये आपको याद रखना है। अंकटेड की जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? रेबेक्का ग्रीनस्पैन। तो रेबेक्का ग्रीनस्पैन हमारी जो कोस्टा रिका कंट्री से बिलोंग करती है, पूछ सकता है कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, तो कंट्री याद रखना कोस्टा रिका है। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। काफी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जिनका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, उनमें से अंकटेड भी है। और अभी हमने न्यूज भी पढ़ी थी जिसमें से उनके जो हेडक्वार्टर थे वो जेनेवा से थे, तो वो भी सब देख लेना आप। अब यहाँ पर अगली न्यूज आती है, IFSCA, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, जो कि हमारा गिफ्ट सिटी गुजरात में सिचुएटेड है। उसने कोलैबोरेशन किया है कुवैत कंट्री के साथ। किसके साथ? कुवैत कंट्री के साथ, जिसमें ये इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। किस चीज में? फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी सेगमेंट। बस इतना है इसमें, कुछ नहीं है। ये इतनी सी न्यूज थी, आपको याद रखनी है। अब चलते अगली न्यूज पे। तो एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, अभी हमने पढ़ी थी इंडिया और यूके की, इंडिया प्लस यूके की मैरीटाइम एक्सरसाइज हमने रीड की थी। उसमें INS शाहयाद्री ने पार्टिसिपेट किया है इंडिया की साइड से, जो कि 3 फ्रिगेट में से आता है, 3 स्टिल्थ फ्रिगेट में से आता है। ये आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, तो ये भी याद रखना। अब ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है जो कि इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में हुई है, और इसका नाम है डस्ट लीक। तो डस्ट लीक याद रखना। आप ऐसे याद रख सकते हो कि डस्ट कहां पर पाई जाती है? उज्बेकिस्तान में हमेशा। यूएई के बाद मैक्सिमम डस्ट जो पाई जाती है वो उज्बेकिस्तान में पाई जाती है। आप ऐसे इसको याद रख सकते हो ट्रिक के तौर पे, ये कोई फैक्ट नहीं है बट एक ट्रिक है याद करने की, क्योंकि आपको अल्टीमेटली याद ही करना है कि डस्ट लीक कौन सी कंट्री से एक्सरसाइज में हम पार्टिसिपेट करते हैं, और कौन सी एक्सरसाइज है, मिलिट्री है या नवल एक्सरसाइज है या एयरफोर्स के थ्रू जो होती है, तो ये आपको याद रखना होता है। तो मिलिट्री एक्सरसाइज है, और इसका 5वां एडिशन था। तो 5th एडिशन ऑफ डस्ट लीक बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। और ये 5th एडिशन कहां पर होगा? ये उज्बेकिस्तान में ही होगा। 4th एडिशन हुआ था उत्तराखंड में, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 5वां जो हुआ है उज्बेकिस्तान में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम अगली न्यूज पे। सो यहाँ पर स्वीडन हमारी कंट्री है, जो कि 38th कंट्री बनी है जिसने नासा का अर्थमिश मिशन साइन किया है। ये अर्थमिश अकॉर्ड मिशन पीसफुल एक्सप्लोरेशन है रिगार्डिंग आउटर स्पेस, कि आउटर स्पेस में कैसे हम पीसफुली एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसमें से स्वीडन 38th कंट्री बनी है। और साथ ही साथ स्लोवेनिया 39th कंट्री बनी है, और इंडिया भी इस मिशन का पार्ट है, ये भी याद रखना आपको, ठीक है। तो स्वीडन 38th है और स्लोवेनिया 39th है। स्विट्जरलैंड भी हमारा 37th बना था अभी हाल फिलहाल में, तो ये भी आप याद रख सकते हो। तो स्विट्जरलैंड, स्वीडन एंड स्लोवेनिया, ये 37th, 38th, 39th रिस्पेक्टिवली कंट्री बनी है, मेंबर्स बने हैं आर्टेमिस अकॉर्ड्स मिशन के, जो कि नासा के हैं। और ये फर्स्ट टाइम, पहली बार जो आर्टेमिस अकॉर्ड्स मिशन था, ये फॉर्मली
जो साइन किया गया था, इसकी 8 फाउंडर कंट्रीज थी। कितनी थी? 8 फाउंडर कंट्रीज। तो याद रखना 8 फाउंडर कंट्रीज है, बस इतना याद रखो। अब ये एक अलग न्यूज आती है हमारे पास। तो एशिया वर्ल्ड का मोस्ट डिजास्टर हिट रीजन बना है वेदर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदर से, क्लाइमेट से और वाटर रिलेटेड हैजार्ड से, यानी कि एशिया में बहुत ज्यादा डिजास्टर आए हैं रिगार्डिंग वेदर, क्लाइमेट, वाटर वगैरह से रिलेटेड 2023 में। और ये रिपोर्ट किसकी है? वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। अब देखते हैं पूरी न्यूज क्या है। तो वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका 4th एडिशन था रिपोर्ट का, और इस रिपोर्ट का नाम था स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2023, एशियाज वल्नरेबिलिटी टू वेदर एंड क्लाइमेट रिलेटेड हैजर्ड्स। तो आपको रिपोर्ट का एक आइडिया हो चुका है, लेकिन रिपोर्ट किसने रिलीज की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका नाम याद रखना, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। अब ये जो डेटा है, ये 2015 से 2023 तक का है, लगभग 8 इयर्स का डेटा है। और इसमें बोला है कि 2023 सबसे गर्म साल रहा है वर्ल्ड का इस पूरे डेटा में। और 2023 के टाइम पे एशिया जो हमारा है कॉन्टिनेंट, ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डिजास्टर अफेक्टेड एरिया बना है। तो याद रखना एशिया है हमारा जो वर्ल्ड का डिजास्टर अफेक्टेड एरिया बना है 2023 का। यूरोप नहीं है, अफ्रीका नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। और साथ में जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, जो मेन टेम्परेचर होता है, वो 0.91 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हुआ है। तो ये याद रखना 0.91 डिग्री सेल्सियस, ये इंपॉर्टेंट है। 0.91 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हुआ है। और सेकंड हाईएस्ट अभी तक का जो हमने टेम्परेचर रिकॉर्ड किए हैं इतने सालों में, उसमें सेकंड हाईएस्ट टेम्परेचर रहा है 2023 का। अब काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये हाईएस्ट है या फिर सेकंड हाईएस्ट है। देखो ये हाईएस्ट 2023 है, 2015 से लेकर 2023 तक के डेटा में। लेकिन अगर पूरी जो डेटा अब तक का देखे, जितना भी हमने लास्ट कितने सालों का हमारे पास डेटा होगा, उस पूरे सालों के जो डेटा में 2023 सेकंड रैंक पे आता है। लेकिन 2015 से 2023 के टेन्यूर में ये सबसे गर्म साल है, वार्मेस्ट ईयर है ग्लोबली का। अब आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं अगली न्यूज पे। तो जापान और कजाकिस्तान दो ऐसी कंट्री है। तो जापान और कजाकिस्तान ने हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है। ये कंट्री का नाम याद रखना आप। तो जापान प्लस कजाकिस्तान, तो ये दो कंट्री ऐसी है जो हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है पूरे कंट्रीज में से ग्लोबली। और इंडिया में 2023 का जो मंथ था, अगस्त मंथ, वो सबसे ज्यादा गर्म मंथ था पूरे 2023 के साल का। बस ये आप याद रखो। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल वो है सिलेस्टे साउलो। तो सिलेस्टे साउलो जी हमारे सेक्रेटरी जनरल है WMO के, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अगेन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो जेनेवा तो काफी न्यूज में आ रहा है बार बार रिपीटेडली। अब चलते हैं अगली न्यूज पे। तो ये हमारी सेकेंड लास्ट न्यूज है आई सपोज। तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस के अंतर्गत आती है, इन्होंने कंबोडिया के साथ कोलैबोरेशन किया है। अभी हमने एक न्यूज पढ़ी थी जिसमें आईएफएससीए ने कोलैबोरेशन किया था कौन सी कंट्री के साथ? कुवैत के साथ। अब इस न्यूज में जो कोलैबोरेशन किया है वो किया है DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ने किसके साथ? कंबोडिया के साथ। ठीक है, तो ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड ग्रीवेंसेस। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। तो इस ये जो कोलैबोरेशन हुआ है ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के रिगार्डिंग हुआ है। कहां पर? सिविल सर्विस में। और ये 5 सालों के लिए है। तो इस न्यूज में जो इंपॉर्टेंट है वो यही है
कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के अंतर्गत आती है, उसने कोलेबोरेशन किया है कंबोडिया कंट्री के साथ फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन सिविल सर्विस फॉर नेक्स्ट 5 years। और जो हमारे हेड है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के, वो नरेंद्र मोदी जी है। तो ये याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगली न्यूज पे। लास्ट न्यूज है हमारी आज की। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इनकी रिपोर्ट है, और इनके मुताबिक 70% से ज्यादा जो ग्लोबल वर्कर्स है हमारे पूरे वर्ल्ड में, वो ज्यादा मतलब प्रोन है या फिर एक्सपोज्ड है क्लाइमेट चेंज रिस्क से। देखो, काफी सारी ऐसी पॉपुलेशन है, वर्कफोर्स है, जो कि धूप में काम करती है, बारिश में काम करती है। तो ये जो रिपोर्ट है ये उन्हीं के लिए है कि कैसे कैसे कितना क्लाइमेट के चलते, हीट के चलते क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, इसका नाम है ensuring safety and health at work in a changing climate। ensuring safety and health at work in a changing climate, ILO की रिपोर्ट है। और इसके मुताबिक 23 मिलियन यानी कि 2.3 करोड़ 2.3 करोड़ ऐसी इंजरीज होती रहती है क्लाइमेट चेंज के चलते, हीट के चलते, ड्यू टू एक्सेसिव हीट। और साथ ही साथ में 19,000 डेथ भी होती है एक्सेसिव हीट के चलते। और 2.1 मिलियन डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, यानी कि लगभग 21 लाख ऐसी डिसेबिलिटीज भी होती है जो कि हीट के चलते होती है वर्कर्स में। तो 2.3 करोड़ यानी कि 23 मिलियन इंजुरीज, 19,000 डेथ, और 2.1 मिलियन डिसेबिलिटीज एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, ये होती है एक्सेसिव हीट के चलते। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पॉइंट है कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 70% से ज्यादा ऐसे वर्कर्स हैं पूरे वर्ल्ड में जो हाई रिस्क में एक्सेसिव हीट के एक्सपोजर में आते हैं, यानी कि एक्सेसिव हीट के चलते काफी ज्यादा हाई हीट में आते हैं। और ये एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है, यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्रेट है, डेंजर है उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग। तो ये आपको डेटा याद रखना है सारा। अब इसी रिपोर्ट ने एक चीज और हाईलाइट की है कि जो हमारा एक आइडियल टेम्परेचर है, जो कि एक नॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए असेंशियल है, जरूरी है, वो 37 डिग्री सेल्सियस है। तो ये याद रखना आप, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर असेंशियल फॉर कंटिन्यूड नॉर्मल बॉडी फंक्शन। अब ये जो टोटल वर्क फोर्स है, अब इसने डेटा दिया है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में 3.4 बिलियन वर्क फोर्स है। इनमें से 2.4 बिलियन, लगभग देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 2/3 के आसपास ऐसे वर्कर्स हैं जो कि एक्सेसिव हीट में एक्सपोज्ड है। उनको ज्यादा काम करना पड़ता है एक्सेसिव हीट में अपने काम के चलते। तो ये भी आपको डेटा याद रखना है। ग्लोबल वर्कफोर्स जो है वो इंक्रीज हुई है। अब कितनी इंक्रीज होगी? 70.9%, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 71%। याद रखो आप कि पहले 65.5% थी, और अब 20 सालों बाद, पहले जैसे मान लो कि 20 साल पहले यानी कि लगभग 2003 में जो वर्कर्स की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? वो 10,000 थी। ठीक है, ये वर्कर्स की पॉपुलेशन है, 10,000 थी। अब ये इंक्रीज होके मान के चलो लगभग 5% इंक्रीज होगी। तो 5% यानी कि 500 होगा, तो 10,500 इतनी परसेंट पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। तो वही डाटा अप्रोक्सीमेटली बता रही है कि एक कोई गिवन फिगर है वो कितनी है, वो हमको ऊपर दिया जा चुका है कि ये 3.4 बिलियन अभी के चलते हमारी ग्लोबल वर्कफोर्स है। और 20 साल पहले जो वर्कफोर्स थी उसमें इंक्रीज होके लगभग लगभग देखा जाए तो 5.5% का, तब वो 3.4 बिलियन आ चुकी है। तो ये भी आपको याद रखना है डेटा कि कितना इंक्रीज हुआ है ग्लोबल वर्क फोर्स में 20 सालों में। टेन्योर भी याद रखना है इसका। अब ये जो एक्सेसिव हीट के चलते हैं, ऐसा क्या होता है कि इतना ज्यादा इन पे इम्पैक्ट पड़ता है?
तो किडनी फेलियर पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ये आप याद रखना। तो किडनी फेलियर एक ऐसा हमारा हेल्थ हैजार्ड है जो कि एक्सेसिव हीट के चलते इनको फेस करना पड़ता है वर्कर्स को। इंटरनेशनल लेबर्स ऑर्गेनाइजेशन के जो डीजी है, डायरेक्टर जनरल, वो कौन है? गिलबर्ट होंगबो। तो गिलबर्ट होंगबो हमारे इनके डीजी है। हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड, यहाँ पर हेडक्वार्टर है इनका। और मेंबर्स कितने हैं? तो टोटल 187 मेंबर्स आते हैं। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी, न्यूज़ थी, जो कि आपको इंटरनेशनल के रिगार्डिंग दी गई है। हमारा अगला लेक्चर जो होगा वो हमारा स्टेट्स इकोनॉमिक्स वगैरह से रिलेटेड होगा। और जितना भी आपको अभी करवाया गया है याद कर लेना, रिवाइज कर लेना अच्छे से मल्टीपल टाइम्स। और नोट्स की पीडीएफ आपको बता दिया गया है कि टेलीग्राम ग्रुप और चैनल में प्रोवाइड कर दी जाती है। तो यहाँ से आप नोट्स पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और डायरेक्टली वहीं से याद करना शुरू करना। अपना टाइम खराब नहीं करना किसमें? नोट्स बनाने में। तो नोट्स मेकिंग में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, आपको ये याद रखना। सो फ्यूचर ऑफिसर्स, अब मिलेंगे हम अगले सेशन में जल्दी ही। और इस सेशन को उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से। कोई भी डाउट होता है तो टेलीग्राम पे मेरे से आप पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना यार, और कमेंट भी करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। एंड आई होप कि आप 2024 में ऑफिसर्स बनो, सिलेक्शन लो, अपने अपने पेरेंट्स को और अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको प्राउड फील करवाओ। और इस जर्नी में गिव अप नहीं करना, अपने माइंड को स्टेबल रखना है, काम रखना है। जो भी आपके फेलियर्स रहे हो उन सबको साइड में करते हुए कंप्लीटली कंसंट्रेट करना है अपनी स्टडी पे। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स सीरियसली अपनी स्टडी पे फोकस करेंगे। अब टाइम आ चुका है, नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएंगे सारे बैक टू बैक, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा आगे जाके। सो अभी हम सेशन को एंड करते हैं, मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में अप्रैल 3rd and 4th वीक के। और फिर हम जैसे हमारा अप्रैल 3rd and 4th वीक फिनिश हो जाएगा, फिर हम अप्रैल 1st + 2nd वीक कंबाइंड अगेन शुरू करेंगे। एंड वी विल ट्राई कि हम मई लास्ट तक मई 3rd वीक फिनिश कर दे। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से स्टडी करो, मिलेंगे जल्दी, एंड अफर्ट हार्डर।